तो एसिडिक बफर की एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग, सिंपल क्वेश्चन के बाद अब हम उसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा है कि आपके पास जब भी एसिडिक बफर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर हमारे पास एक सॉल्ट होता है और उस सॉल्ट के साथ एक एसिड होता है। ठीक है, सॉल्ट आपका कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, और एसिड आपके पास हमेशा कैसा होता है, वीक। इसी का एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसके अंदर आपके पास डायरेक्ट चीज़ें नहीं दी हों। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपके पास एक वीक एसिड दिया हो और वीक एसिड के साथ आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो। ये केस भी एक ऐसा केस है जिसे हम एसिडिक बफर में काउंट कर सकते हैं। कैसे? तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है वो हमेशा कैसा होगा, लिमिटिंग पार्ट होगा। दैट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए आप ऐसे कीजिए कि आप एक पर्सन ए की बात कर लें, एक पर्सन बी ले लें, और दोनों के पास कुछ पैसे हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन के पास जो है वो कितने, इट इज़ 10 रुपीज़, और दूसरे वाले के पास कितने, 5 रुपीज़। अब ये दोनों अगर कहीं मॉल में जाते हैं या घूमने जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि अर्ली जो है स्पेंडिंग किसकी ख़त्म हो जाएगी, बी वाले पर्सन की स्पेंडिंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज ही इज़ हैविंग लेस अमाउंट। वेरेज ए जो है उसके पास अभी भी पैसे बाकी होंगे और वो अभी भी कुछ ज़्यादा खर्चा कर सकता है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम समझें कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो हम कहेंगे पर्सन बी जो है वो कैसा होगा, इट विल बी अ लिमिटिंग रिएजेंट। इज इट क्लियर? वैसे अगर हम रिएक्शन की बात करें तो लिमिटिंग रिएजेंट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन खत्म होने से पहले ही क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, उसका कोई भी कंसंट्रेशन अब बचा हुआ नहीं होगा। ठीक, इस एग्जाम्पल से अब हम समझते हैं कि एसिडिक बफर किस तरीके से बनेगा। ठीक है, मान लीजिए वीक एसिड के लिए हम लिख देते हैं एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग बेस जो लिमिटिंग होगा उसे हम क्या ले लेते हैं, NaOH। अगर मैं इन दोनों के बीच में रिएक्शंस को समझूं तो देखिए रिएक्शन होगा CH3COOH, वो किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, NaOH के साथ। अगर ये रिएक्ट हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं एसिटेट आयन जो है उस पर चार्ज क्या होगा, माइनस, और ये जो सोडियम है उस पर चार्ज क्या होगा, प्लस। इसका मतलब एसिटेट आयन जो है वो सोडियम के साथ क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा, और CH3COO Na बना लेगा, दैट इज योर सोडियम एसिटेट। साथ ही में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका OH वाला हिस्सा है, सॉरी आपका जो H है उस पर क्या चार्ज होगा, प्लस, और यहाँ से जो OH है उस पर क्या चार्ज होगा, माइनस। तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। क्या ये रिएक्शन आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा ये कैसा है, इट इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है वो जल्दी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप मिली मोल्स कैलकुलेट कर लें। ठीक है, मिली मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, मिली मोल्स निकालने का तरीका होता है आप मोलार मास को किससे, सॉरी मोलार कंसंट्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गिवन वॉल्यूम से। तो उस टाइम पे आपके पास जो वैल्यूज आ जाती है, दैट वैल्यू इज योर मिलीमोल। तो अगर हम कंसिडर करें कि इसका जो मिलीमोल है वो M1V1 है, इसका जो मिलीमोल है वो क्या है, इट इज M2V2। तो ये रिएक्शन शुरू होते वक्त तो हम लिख देते हैं इट इज T इज इक्वल टू 0, और इनिशियली ये कुछ भी फॉर्म नहीं हुए होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अब मान लीजिए रिएक्ट हो रहा है, तो अगर ये रिएक्ट होगा तो इसका मतलब इसके M2V2 किससे रिएक्ट कर जाएंगे, M1V1 से। बिकॉज ये लिमिटिंग है, इसका मतलब ये अर्ली स्टेज पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो रिमेनिंग मोल्स हैं एसिटिक एसिड के वो क्या हो जाएंगे, M1V1 माइनस M2V2। ये क्योंकि अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा बिकॉज इट इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, कितने सोडियम एसिटेट आपके पास बन जाएंगे, तो हम कहेंगे जितने भी NaOH कंज्यूम हुए हैं। ठीक है, तो आपके फाइनल सोल्यूशन में आप देखेंगे दो चीज़ें आपके पास बच रही हैं, एक तो आपके पास क्या बच गया, एसिटिक एसिड, और दूसरा आपके पास क्या बच जाता है, सोडियम एसिटेट। तो देखिए वापस से अगर हम कह रहे हैं फाइनल सोल्यूशन में आपके पास दो चीज़ें बच गई हैं, एसिटिक एसिड और प्लस आपके पास क्या बच गया है, सोडियम एसिटेट। तो क्या ये केस नहीं हो गया एसिडिक बफर का? तो अब क्या फ़र्क हुआ इस क्वेश्चन में और प्रीवियस वाले में, हमने डिसाइड किया कि रिएक्शन क्या होगा, और उस हिसाब से अब हम लोगों ने बताया कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होंगे और सोल्यूशन में फाइनल चीज़ें क्या होंगी। एक बार आपको ये पता चल जाता है तो फिर दूसरा काम है कि मुझे कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। किसका? मुझे कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा CH3COOH का। कैसे निकालूंगा? जो भी आपके पास मिलीमोल्स अब बच गए हैं, दैट इज M1V1 माइनस M2V2, M1V1 माइनस इट इज M2V2। इसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे, V1 प्लस V2 से, तो मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड।
दूसरा, अगर हमें फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO Na क्या है, तो हम लिखेंगे वो बराबर हो जाएगा इट इज़ M2V2 अपॉन इट इज़ V1 + V2। तो इस तरीके से हम दोनों के कंसंट्रेशंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एक बार जैसे ही मुझे कंसंट्रेशन पता चल गया है, तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, दिस इज योर एसिड, और ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, इट इज सॉल्ट। और क्या है फॉर्मूला pH कैलकुलेट करने का, तो हम लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू pKa प्लस इज इट लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर सकता हूँ और मैं किसका वैल्यू फाइंड कर लूँगा, व्हाट इज द pH ऑफ दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन। इज इट क्लियर। तो ये एक दूसरा कॉम्प्लेक्स तरीका है जिसमें हम निकाल रहे क्या है, pH ऑफ द सोल्यूशन। फर्क क्या है कि आपके पास डायरेक्ट अब कंसंट्रेशंस नहीं दिए हुए हैं, हमने कंसंट्रेशंस को फाइंड किया है और हमने ही कैलकुलेट किया है कि कौन से सब्सटेंसेस अब हमारे पास एसिडिक बफर के अंदर फॉर्म होने वाले हैं। इज इट क्लियर। इस इक्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है और इस इक्वेशन का नाम है हेंडरसन्स हैसल बाल्च इक्वेशन। ठीक है, इसका नाम ना भूलिएगा। साथ ही में आप ये भी याद रखें ये कब अप्लाई हो सकता है, इट इज एप्लीकेबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड जो है आपके पास, इट इज बिटवीन 1/10 to 10। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब अंदर वाला जो आपके पास रेशो है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, उसका वैल्यू किस में बीच में आ रहा होगा, इट इज बिटवीन 1/10 and 10। साथ ही में आपको ये वैल्यू इस पर्सन का नाम भी याद रखना है, इट इज हैंडरसन एंड बाल्सन हैसल बाल्च इक्वेशन। ठीक है, होप आपको अब ये फॉर्मूला समझ में आ गया हो। आइए हम दो छोटे क्वेश्चंस करते हैं, दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं और फाइंड करते हैं व्हाट इज pH ऑफ द एसिडिक बफर्स। ठीक है, तब तक आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लें। एक बार एसिडिक बफर की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद, उसके दो अलग अलग टाइप समझने के बाद, आइए अब हम उसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे तो आपके पास दिया हुआ है कैलकुलेट pH ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलार एसिटिक एसिड एंड इट इज 0.2 मोलार सोडियम एसीटेट। तो आपके पास यहाँ पर दोनों ही चीज़ें अच्छे से दी हुई हैं। आपके पास सॉल्ट दिया हुआ है और सॉल्ट की अगर हम बात करें तो असल में वो क्या है, इट इज CH3COO Na और इसका कंसंट्रेशन हमारे पास 0.2 मोलार गिवन है। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की बात करें तो एसिड आपके पास क्या दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं इट इज CH3COOH एसिडिक एसिड और उसका कंसंट्रेशन आपके पास क्या दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 0.1 मोलार। ये दो चीज़ें मिल जाने के बाद आपके पास Ka का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 10⁻⁻⁵। अगर आपके पास Ka दिया है तो देयरफॉर आई कैन से pKa जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka, राइट। और माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka का क्या मतलब हो गया, हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10⁻⁻⁵, है ना। ये फॉर्मूला है क्या फाइंड करने का, pKa फाइंड करने का, और वो क्या है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka। नाउ सी ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया 5 log ऑफ, इट इज 5 log ऑफ 10। ये वैल्यू आपके पास किसका आ गया, इट इज वैल्यू फॉर pKa। अगर pK आपके पास ये आ गया है तो log ऑफ 10 तो क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इट इज़ 5। तो देयरफॉर आपके पास pKa का वैल्यू जो है वो कितना हो जाता है, इट इज़ इक्वल टू 5। इज इट क्लियर। एक बार मेरे पास pK आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और सॉल्ट आ गया, तो अब हम pH ऑफ द सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं और सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। pH जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज़ pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और अपॉन आपके पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, अब मैं सारी वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। pKa का वैल्यू आपके पास 5 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की अगर हम बात करें तो वो कितना है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन आपके पास 0.2 मोलार है और नीचे आपके पास आ जाता है इट इज 0.1।
आप यहाँ से और यहाँ से पॉइंट को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपके पास वैल्यू बच जाता है 5 प्लस इट इज़ log ऑफ 2, और log ऑफ 2 को हम लोग लिखते हैं 5 प्लस 0.3010। तो अगर हम इसे ऐड कर दें तो आपका फाइनल वैल्यू हो गया 5.3010। दिस इज pH ऑफ आर सोल्यूशन और द एसिडिक बफर। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको खाली 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट pH ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ml ऑफ 0.1 मोलार फॉर्मिक एसिड, और आपके पास दिया हुआ है उसका Ka जो है वो कितना है 10 to the power -4। साथ ही में आपके पास दिया है 50 ml ऑफ 0.1 मोलार CaOH ट्वाइस। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं HCOOH का, सॉरी उसके। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, सबसे पहला काम अब हम ये करते हैं कि हम फॉर्मिक एसिड के मिलीमोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम इसके मिलीमोल्स फाइंड करें तो इट इज़ COOH, और मिलीमोल फाइंड करने का तरीका है मोलार कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। मोलार कंसंट्रेशन अगर आप देख रहे हैं तो फॉर्मिक एसिड का दिया हुआ है 0.1, और वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा विद द वॉल्यूम, तो वो वैल्यू हो गया 200। जैसे ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इट इज़ इक्वल टू 20। वैसे ही आपके पास जो नेक्स्ट दिया हुआ है दैट इज CaOH ट्वाइस। इसके लिए अगर हम बात करें तो इसका मिलीमोल्स हो जाएंगे M1 M2V2, और M2 की अगर हम बात करें तो इट इज़ 0.1 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 50। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो दिस वैल्यू विल बिकम 5। तो आपके पास फॉर्मिक एसिड के कितनी मिलीमोल्स है 20, और आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मिलीमोल है 5। इसी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपके पास दिया हुआ है वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है। ये सबसे पहला काम आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। दूसरा, इस क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले तो रिएक्शन लिखने पड़ेंगे। तो अगर हम रिएक्शन लिख दें COOH प्लस किसके साथ रिएक्ट हो रहा है COH ट्वाइस, तो आप ये देखेंगे कि आपका फाइनल प्रोडक्ट देखिए सबसे पहले तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड जो है उस पर चार्ज आएगा -1, कैल्शियम पे जो है वो चार्ज कितना आ जाएगा इट इज़ +2। अगर आप इसे इससे रिएक्ट कराना चाहते हैं तो हम इसे लिख देते हैं ट्वाइस। अगर मैं इसे ट्वाइस लिख दूं तो 2 आपके पास हो जाएंगे फॉर्मिक आयंस, ठीक है, फॉर्मेट आयंस, और एक आपके पास क्या हो जाएगा कैल्शियम। ये जब आपस में रिएक्ट होंगे तो आपके पास फॉर्म हो जाएगा CaHCOO ट्वाइस, ठीक है। दिस इज योर कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बना है वो कैल्शियम फॉर्मेट। साथ ही में आपके पास क्या बच जाएगा, तो देखिए यहाँ से H2 और यहाँ से OH आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएंगे H आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं आपके पास और क्या बन गया है, आपके पास बन गया है H2O मॉलिक्यूल। आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दें 2 लगा दें। तो ये आपका रिएक्शन हो गया विच इज़ बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आप देखिए कि आपके पास इसके कितने मिलीमोल्स दिए हुए हैं, तो अभी हमने लिखा इट इज़ इक्वल टू 20। इसके कितने मिलीमोल्स दिए हुए हैं, तो आपके पास दिया हुआ इट इज़ 5, और इनिशियली तो ये कुछ भी नहीं हुआ होगा। अब अगर आप रिएक्शन की बात करेंगे किस तरीके से रिएक्ट होगा, तो देखिए देख के ये तो समझ में आ गया कि मिलीमोल है। रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो वो रिएक्ट हो रहा है 2:1 के रेशो में। अगर वो 2:1 के रेशो में रिएक्ट होता है, इसका मतलब इसके जितने भी मोल होंगे वो इसके डबल नंबर ऑफ मोल से क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर इसके x मोल हैं तो इसके कितने मोल्स हो जाएंगे 2x। अगर इसके y मोल्स हैं तो इसके कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे 2y। तो अगर मैं कहूँ इसके 5 हैं तो इसके कितने मिलीमोल होंगे, तो हम लिखेंगे 10। तो देयरफॉर हम ये समझ सकते हैं कि इसके 5 मिलीमोल्स जो है वो फॉर्मिक एसिड के कितनी मिलीमोल से रिएक्ट कर जाएंगे, उसके ट्वाइस से, दैट मीन्स 10 से। तो आपके पास जो मिलीमोल्स बच जाएंगे वो होगा 20 - 10 विच इज़ इक्वल टू 10। और ये अब क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। साथ ही में आप देखिए कि अगर इसके 1 मिलीमोल है तो इसके कितने मिलीमोल्स बन रहे हैं 1,
और 1 मिलीमोल अभी मैंने कहा कितने 5, तो इसके भी कितने मिलीमोल्स बनने वाले हैं 5 बनने वाले हैं, ठीक है। तो अब इससे हम हमारे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मेरे पास फाइनल सोल्यूशन में 2 चीज़ें आ गई, एक तो मेरे पास फॉर्मिक एसिड है और दूसरा हमारे पास है कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। तो कैल्शियम फॉर्मेट जो है CaOH ट्वाइस सॉरी HCOO जो है आपके पास ट्वाइस, ये हो जाएगा आपके लिए सॉल्ट, ठीक है। और सॉल्ट की अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो देखिए वो होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्यों मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मेट आयन आपके पास जो है वो कितने बनने वाले हैं 2 बनने वाले हैं, तो इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये वैल्यू हो जाता है 10। तो देयरफॉर अगर हमें फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू 10 अपॉन V1 प्लस V2, जिसमें V1 प्लस V2 अगर हम लिख दें तो दैट विल बिकम 10 अपॉन, नाउ सी व्हाट इज V1 की अगर हम बात करें दैट इज योर फर्स्ट वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा आपके पास कितना, इट इज इक्वल टू 200, जो ऐड किससे हो गया 50 से। अगर आप इसे ऐड कर दें तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 250 और ऊपर आपके पास क्या आ रहा है 10। जैसे ही आप इसको कैंसिल कर देते हैं ये 1/25 हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे रोक देते हैं, दिस इज 1/25। वैसे ही आप बात करें कि आपके पास एसिड जो है वो कितना होगा, तो सबसे पहले तो एसिड कौन है, तो हम लिखेंगे इट इज़ HCOOH, ये आपके पास एसिड है। एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो उसके जो मिलीमोल्स बच गए हैं कितने हैं वो 10 को हम डिवाइड कर लेंगे अगेन बाय V1 प्लस V2 से, तो ये वैल्यू भी मेरे पास हो जाएगा 10 अपॉन, और V1 प्लस V2 मैं अभी निकाल चुका हूँ वो कितना आया था, इट वॉज 250। आप यहाँ पर भी 10 और 10 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगा 1/25। तो हमने 2 चीज़ें निकाल ली, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी निकाल लिया, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड भी निकाल लिया। इसी क्वेश्चन को आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास Ka दिया हुआ है, तो अगर आपके पास Ka का वैल्यू 10 टू द पावर -4 दिया है, तो शॉर्टकट ट्रिक से अगर मैं Pk निकालूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। इसके मतलब मेरे पास अब क्या आ गया, Pka भी आ गया। क्या कैलकुलेट करना था आपको, pH, और ये सोल्यूशन कैसा है, इट इज़ एन एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर के pH को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू Pka प्लस इट इज लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन इट इज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब देखिए आपके पास Pka का वैल्यू कितना आ गया, इट इज 4, प्लस अगर आप लॉग ऑफ सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं इट इज़ 1/25, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1/25, और नीचे भी आपके पास आ गया 1/25, राइट। एसिड का भी कंसंट्रेशन हमें क्या मिला था 1/25। बस अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा log ऑफ 1, और log ऑफ 1 0 होता है, तो देयरफॉर आई कैन से इट इज़ 4 + 0, एंड देयरफॉर आपका फाइनल pH ऑफ द सोल्यूशन जो है वो कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो ये था आपका सेकेंड टाइप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ एसिडिक बफर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपको रिएक्शन लिखना पड़ा, आपको समझना पड़ा कि किसके कितने मिनीमोल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को एक बार वापस से देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आ जाए, ठीक है। इसी से अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेंज ऑफ बफर सोल्यूशन की तरफ। ओके, सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बफर रेंज। बफर रेंज का मतलब क्या हो जाए पहले ये समझ लिया। देखिए अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ लिया है pH का, एंड pH इज इक्वल टू Pka प्लस इट इज लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन आपके पास आ जाता है लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इस फॉर्मूले के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड का जो रेशो है वो किसके बीच में लाई करे, वो लाई करे बिटवीन 1/10 से लेकर 10 के बीच में, और ये इक्वेशन कहलाता है हैसेलबांच इक्वेशन, राइट। तो अब रेंज ऑफ बफर का मतलब है इट इज़ दैट रेंज ओवर विच इट इज़ इफेक्टिव। इसका मतलब कि वो अपने चेंज इन pH को क्या कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, और वो कुछ खास चेंज नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ रेंज ओवर विच बफर
इज इफेक्टिव। ठीक है, अब इसकी दो रेंज हो सकती है। जब भी मैं रेंज की बात करता हूँ तो या तो आपके पास एक मिनिमम एंड हो सकता है और एक मैक्सिमम हो सकता है। वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? विद दिस पर्टिकुलर कंडीशन। मान लीजिए आपको फाइंड करना है व्हाट इज मिनिमम रेंज ऑफ बफर। तो मिनिमम रेंज के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं लेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है वो आपके पास किसके बराबर हो जाए? 1/10 के बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर ये 1/10 के बराबर हो जाता है तो आपका जो pH फॉर्मूला है, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट इज pKa प्लस आपके पास लॉग ऑफ क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इसी के अंदर अगर हम वैल्यू लिख दें 1/10 तो ये हो जाएगा pKa प्लस इट इज लॉग ऑफ 1/10। और 1/10 का अगर मैं रेसिप्रोकल लिख दूं तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगा pKa माइनस इट इज लॉग ऑफ 10k, राइट। जैसे ही हम रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन क्या हो जाएगी? चेंज। और इससे हमें ये समझ में आएगा कि आपका जो pH का मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, pH का जो आपका मिनिमम वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? इट इज pKa माइनस 1। साथ ही में अगर मुझे ये फाइंड करना है कि इसका मैक्सिमम रेंज क्या होगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पार्ट, तो जैसे हम लोगों ने मिनिमम के लिए 1/10 लिया था, मैक्सिमम के लिए क्या पुट कर देंगे? 10। तो अगर मैं मैक्सिमम के लिए 10 पुट कर दूं तो देखिए आपके पास सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के वैल्यू को अब हम क्या कंसिडर कर लेंगे? 10। एंड देयरफॉर अगर उसे मैं pH के फॉर्मूले में पुट कर दूं विच इज pKa प्लस इट इज लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा? एसिड आ जाएगा। अगर आप इसके जगह पे वैल्यू 10 पुट कर देते हैं तो ये pKa प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। Now when I say it is log of 10, तो that value is what? It is equal to 1. तो therefore pH का जो वैल्यू है that is equal to what? It is equal to pKa plus 1. अच्छा, ये कौन से पार्ट के लिए? This is for the maximum part. तो हम लिख देते हैं pH is max. ठीक है। अब अगर आपसे एक लाइन में लिखना है आपको इन दोनों चीज़ को, तो हम लिख सकते हैं कि जो बफर रेंज है किसी भी सोल्यूशन का, जो बफर रेंज है वो किसके बीच में होता है? वी कैन से इट इज बिटवीन pKa माइनस 1 टू pKa प्लस 1। तो ये होता है रेंज ऑफ बफर सोल्यूशन। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया हो कि व्हाट इज रेंज ऑफ बफर सोल्यूशन। इसी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं बेस्ट बफर। बेस्ट बफर एक स्पेशल केस हो जाएगा और जिसके अंदर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड जो है वो बराबर हो जाएगा इक्वल टू 1 के। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड 1 हो जाता है तो बताइए आपका pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू pKa प्लस इट इज लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन इट इज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और अगर यहाँ पर हमने वैल्यू क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, तो pH जो है वो बराबर हो जाएगा pKa प्लस इट इज लॉग ऑफ 1। एंड व्हाट इज लॉग ऑफ 1? इट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि जो pH है वो किसके बराबर हो जाएगा? pKa के। ऐसा कोई सोल्यूशन जिसके अंदर pH और pKa बराबर हो जाए वो क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड एज बेस्ट बफर। ठीक है, नेक्स्ट हिस्सा आपका है दैट इज कॉल्ड एज बफर एक्शन। आइए उसे आगे पढ़ते हैं।